नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। पाश्चात्य काव्य सिद्धांत के ऊपर वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर आए हैं और ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। कुछ प्रश्न जो कम इम्पोर्टेंट हैं वो भी पढ़ लेंगे और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनके आगे वेरी इम्पोर्टेंट मैं आपको लिख के बता दूंगा। हाँ साथियों, एक और बात कि बहुत सारे साथी कमेंट सेक्शन में पीडीएफ मांगेंगे इस वीडियो के में जो हम प्रयोग कर रहे हैं पीडीएफ। ठीक है, तो आपको बता दें साथियों, 2 दिन के बाद हम इसका पीडीएफ जो है आपको अपलोड कर देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में और व्हाट्सएप ग्रुप में। लिंक टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमने भी अपना रेवेन्यू कमाना होता है, आजीविका चलानी है, तो 2 दिन के बाद हम अपने आप ही ये वीडियो की पीडीएफ जो है अपने चैनल पर चढ़ा देते हैं, टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तब तक प्रतीक्षा करिए और ये वीडियो देख के जाइएगा। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं। पाश्चात्य समीक्षा सिद्धांत अथवा आलोचना का आरंभ कहाँ से और किसके द्वारा हुआ? पाश्चात्य समीक्षा का आरंभ यूनान से, मतलब आज के समय में जिसको ग्रीस कहा जाता है, और वहाँ के काव्य शास्त्र का प्रथम समीक्षक प्लेटो को माना जाता है। सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के शिष्य अरस्तु, जानते होंगे आप, पढ़ा होगा। अगला है प्रश्न, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसके प्रभाव के कारण अंग्रेजी समीक्षा में मानववाद का प्रवेश हुआ? ठीक है, किसके प्रभाव के कारण अंग्रेजी समीक्षा में मानववाद का प्रवेश हुआ? 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इटली के समीक्षकों के प्रभाव के कारण अंग्रेजी समीक्षा में मानववाद का प्रवेश हुआ। अगला प्रश्न तीसरा, 16वीं शताब्दी के विख्यात पाश्चात्य समीक्षकों के नाम। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं है। जो पहले हमने 2 प्रश्न पढ़े इम्पोर्टेंट है साथियों, ये प्रश्न कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन लिखना ज़रूर है, आपने याद भी ज़रूर करना है। ठीक है, कई बार वहीं से प्रश्न उठा लिया जाता है परीक्षा में, लेक्चर कैडर में या NTE नेट से, जो हम छोड़ देते हैं कम इम्पोर्टेंट के कारण, लेकिन इम्पोर्टेंट थोड़ा मानूंगा, ज़्यादा नहीं उसको। 16वीं शताब्दी के विख्यात पाश्चात्य समीक्षकों के नाम लिखिए। तो साथियों, बिशप ज्वेल, ठीक है, एक ही नाम है ये, थॉमस विल्सन और रोजर एशम के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ओके, आगे चौथा प्रश्न, रहस्यवादी काव्य प्रवृत्ति के उन्नायक कौन माने जाते हैं? तो डॉक्टर जॉन माने जाते हैं। ठीक है, माफ़ करिएगा, डॉक्टर जॉन डन माने जाते हैं। उन्होंने एलिजाबेथ युग की प्रवृत्तियों से स्वयं को अलग रखा। आगे साथियों, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटो ने काव्य को कहाँ तक लाभकारी माना है? इसको वेरी इंपॉर्टेंट में डालिए। ठीक है, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। ओके, कहाँ तक लाभकारी माना है? पहली बात तो प्लेटो आदर्शवादी थे। ठीक है, पढ़ा होगा आपने, आप प्लेटो का आदर्शवाद सबसे अलग है। उन्होंने वहीं तक काव्य को लाभकारी माना जहाँ तक वह जीवन के लिए उपयोगी हो, नैतिक शिक्षा का माध्यम बन सके। हमने बाकायदा साथियों प्लेटो के काव्य सिद्धांत पर एक वीडियो बनाई है, बहुत व्यापक तरीके से हमने उनके सिद्धांत को पढ़ाया है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वह वीडियो जरूर देख के जाइएगा। साथियों, ये प्रश्न आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले कि प्लेटो आदर्शवादी थे और वे काव्य को वह उसी हद तक लाभकारी मानते हैं जहाँ तक वह जीवन के लिए उपयोगी हो। उनका मानना था कि जो काव्य है, अगर उसमें सत्य है, परम सत्य, ईश्वर का सत्य है कि जो समाज के काम आए, वही असली काव्य है, अन्यथा सभी काव्य व्यर्थ हैं। उन्होंने काल्पनिक काव्य को तो सिरे से ही नकार दिया है साथियों। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। ज़्यादा डिटेल में हमने प्लेटो के काव्य सिद्धांत वाली वीडियो में समझाया हुआ है। आगे चलते हैं, प्लेटो का प्रत्ययवाद क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साथियों। क्या है प्रत्ययवाद? प्लेटो के प्रत्ययवाद के अनुसार प्रत्यय अर्थात विचार, प्रत्ययवाद मतलब विचार, प्रत्यय का अर्थ क्या हुआ? विचार, आइडिया। प्लेटो के प्रत्ययवाद के अनुसार प्रत्यय अर्थात विचार ही परम सत्य है, वह नित्य है और एक है, ईश्वर उसका सृष्टा है। मतलब ईश्वर ने उस सत्य को, उस सच को गढ़ा है, उसका निर्माण किया। तो ये भी प्रश्न आप लिख लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में मैं इसको डालता हूँ। ओके, अगला प्रश्न,
प्लेटो के प्रत्ययवाद में पहला, दूसरा, तीसरा स्थान किसका है? प्लेटो के प्रत्ययवाद में पहला स्थान प्रत्यय, जिसको विचार भी कहा जाता है, परम सत्य का है। परम सत्य भी कह सकते हैं, विचार भी कह सकते हैं। पहला स्थान प्रत्ययवाद में परम सत्य का है, जब प्रत्यय का है। दूसरा स्थान उसके प्रतिबिंब और उसको वस्तु जगत भी कह सकते हैं। बिल्कुल समझाया हुआ हमने साथी काव्य सिद्धांत में, इनकी वीडियो हमने बनाई हुई है, उसमें सब बताया है। ठीक है, पहला स्थान विचार का ले सकते हैं, जब परम सत्य का। दूसरा प्रतिबिंब, जो इसको हम वस्तु जगत भी कह सकते हैं। और तीसरा स्थान उन्होंने वस्तु जगत के प्रतिबिंब अर्थात कला जगत को माना है। आगे चलते हैं। प्लेटो का आदर्शवाद क्या है? प्लेटो का आदर्शवाद क्या है? अभी पीछे मैंने बताया। प्लेटो के अनुसार काव्य में न्याय, सत्य और सौंदर्य, ठीक है, जो काव्य न्याय करता हो जनता के साथ, जो जनता के काम आए। ठीक है, कई कवि है ना साथियों, एक वो कवि चलते हैं, वो वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ, पढ़ा होगा आपने यदि कभी इंग्लिश ग्रेजुएशन रखी हो तो। उनकी कविताएं चलती हैं, वो काल्पनिक बातें करते हैं, तो उस तरह की कविता को सिरे से निकाल दिया प्लेटो ने। ठीक है, तो आदर्शवाद क्या है? प्लेटो के अनुसार काव्य में न्याय, सत्य और सौंदर्य के आदर्शों या आदर्श की मात्रा सबसे अधिक होनी चाहिए। यही आदर्शवाद है। मैंने पहले बोला, उनके अनुसार आदर्शवाद क्या है, कविता क्या है, जो समाज के काम आए, जो सच का साथ दे। ठीक है, जिसमें ईश्वर के दर्शन होते हों, जिससे ईश्वर ने खुद गढ़ा हो, वही सत्य है, वही आदर्शवाद है। ठीक है, आगे साथियों, अरस्तु ने, अगला अरस्तु से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं साथियों। तो एक एक करके सभी पर प्रश्न बन रहे हैं, जैसे कि प्लेटो पर कुछ प्रश्न बन गए, अरस्तु पर कुछ प्रश्न बन गए। और साथियों इनकी पुस्तकें जो हैं, इसके ऊपर हम वीडियो पहले बना चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो भी आप अवश्य देख लीजिएगा, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। अच्छा, ये वाला प्रश्न, नवा प्रश्न है। अरस्तु ने अनुकरण अथवा अनुकृति, अनुकरण अथवा अनुकृति, अनुकरण क्या है? कॉपी करना। किस प्रकार से बच्चे बचपन में बड़ों को कॉपी करते हैं। अगर माँ कपड़े धो रही है तो बच्चे भी कपड़े धोना शुरू कर देते हैं ना। माँ जो है बर्तन मांज रही है तो बच्चे भी उस प्रकार से, तो कॉपी करना, अनुकरण। ठीक है, अरस्तु ने अनुकरण अथवा अनुकृति का क्या अर्थ माना है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथी। अनुकरण का सिद्धांत चलता है उनका। अरस्तु ने अनुकरण अथवा अनुकृति का अर्थ प्रतिकृति अर्थात नकल ना मानकर पुनः सृजन अथवा पुनः निर्माण माना है। तो साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न में इसकी श्रेणी में डालता हूँ। ऊपर वाला प्रश्न जो था आदर्शवाद का, प्लेटो का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न अत्यंत इंपॉर्टेंट है कि अनुकरण अथवा अनुकृति का क्या अर्थ है अरस्तु के अनुसार। तो अरस्तु कहता है कि नकल नहीं है, अनुकरण नकल नहीं है, बल्कि प्रतिकृति। अभी प्रतिकृति का अर्थ समझ लीजिए, पुनः सृजन, द्वारा सृजन करना। कोई चीज़ देख ली, उसको द्वारा से बनाना, यही अनुकरण है, जिसको हम पुनर्निर्माण भी कहते हैं। वे इसे सृजनात्मक क्रिया का नाम भी देते हैं, अनुकरण। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। अरस्तु से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। अरस्तु ने त्रासदी को किन शब्दों में परिभाषित किया है? अरस्तु के अनुसार त्रासदी किसी गंभीर, स्वतःपूर्ण और निश्चित आयाम से युक्त कार्य की अनुकृति का नाम है। लिख लीजिए, त्रासदी, ट्रेजेडी जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, वह कहते हैं किसी गंभीर, स्वतःपूर्ण, जो स्वयं में अपने आप ही जो पूर्ण है, निश्चित आयाम, डिमेंशन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, से युक्त कार्य की अनुकृति का नाम है त्रासदी, जिसका माध्यम नाटक के भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग रूप से प्रयुक्त सभी प्रकार के आभरणों से अलंकृत भाषा होती है। ठीक है, तो ये त्रासदी के बारे में उनके शब्द है, इसको मैं इम्पोर्टेंट की श्रेणी में डालूंगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये भी। आगे चलते हैं। विरेचन की प्रक्रिया दिया है, ये भी सिद्धांत, विरेचन सिद्धांत। अरस्तु ने क्या है ये विरेचन प्रक्रिया के संक्षेप में समझे। तो विरेचन प्रक्रिया को संक्षेप में समझाना है तो समझते हैं साथियों। विरेचन एक ऐसी त्रासदी वाली, त्रासिक मतलब त्रासदी, ट्रेजेडी। ठीक है, विरेचन एक त्रासिक, सुख प्रदान करने वाली प्रक्रिया है, जो मनोभाव, मन के भावों, त्रासदी के पठन, ठीक है, श्रवण, प्रक्षेपण मतलब देखना, श्रवण मतलब सुनना,
त्रासदी के पठन मतलब को ट्रेजेडी आप पढ़ रहे हैं, पठन मतलब पढ़ना, ठीक है। अंतर्निहितता की स्थिति से क्रियात्मकता की ओर उद्रेक करती है, ठीक है। उसको हम समझ तो रहे हैं, अंतर्निहित तो कर रहे हैं, लेकिन क्रियात्मकता की ओर भी उद्रेक करती है ये विवेचन की प्रक्रिया। मतलब हमारे अंदर वो जो फॉर्मेटिव गुण है, क्रियात्मक, हम सृजनात्मक भी कह सकते हैं, उसको अच्छी प्रकार से समझ रहे हैं उस ट्रेजेडी को, उसी की ओर उद्रेक करती है, उसी को उद्रेक होता है हमारा, ठीक है। तो फिर से पढ़ते हैं। विरेचन एक ऐसी त्रासिक सुख प्रदान करने वाली प्रक्रिया जो मन के भावों, त्रासदी के पठन, श्रवण या प्रक्षेपण, त्रासदी को पढ़ना, सुनना या देखना, प्रक्षेपण मतलब देखना, अंतर्निहितता की स्थिति मतलब उस त्रासदी का कोई भी पार्ट जो है जिसमें ट्रेजेडी है उसको समझना, अपने अंदर लेना, अंतर्निहितता वही होता है। फिर उसको क्रियात्मकता की ओर उद्रेक करता, आप कितना उसको अच्छी प्रकार से समझ पाएँ, ठीक है। उद्रेक की ओर आगे, उद्रेक किए हुए मनोभावों को पुनः उनकी गर्वित स्थिति में प्रतिष्ठित करती है। तो यही है विवेचन सिद्धांत। तो आगे चलते हैं लोजाइनस, ठीक है। लोजाइनस के अनुसार उदात्त क्या है? उदात्त का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, लोजाइनस का है, ठीक है। लोजाइनस के अनुसार भाषा का वैशिष्ट्य, विशिष्ट मतलब विशेष, और चरमोत्कर्ष, ठीक है, मतलब उत्कर्ष मतलब एक प्रकार के चमत्कार, ठीक है, ही उदात्त है। क्या बोला लोजाइनस ने उदात्त के सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में? बोलते हैं कि ये भाषा की विशिष्टता जब विशिष्ट, ठीक है, वैशिष्ट्य और चरमोत्कर्ष ही उदात्त है। भाषा की विशिष्टता ऐसा लिखिए, विशेष, वैशिष्ट्य अगर शब्द थोड़ा सा तनिक आपको लग रहा है कठिन, वैशिष्ट्य, ठीक है, भाषा की विशिष्टता और उसमें चमत्कार उत्पन्न होना ही उदात्त है। क्योंकि विशिष्ट भाषा का प्रभाव श्रोताओं पर प्रत्यान या उन्नयन के रूप में न होकर आत्मातिकरण के रूप में होता है। अगर भाषा विशिष्ट है, समझ में आ रही है श्रोताओं को, ठीक है, या दर्शकों को, तो उनकी आत्मा उससे तृप्त हो जाती है, यही कहना चाह रहे हैं, ठीक है। आगे प्रश्न 13वां, काव्य में विचारों का उदात्त होना क्यों आवश्यक है? ठीक है, काव्य में विचारों का उदात्त होना, काव्य में विचारों का उदात्त होना आवश्यक है क्योंकि विचारों की उत्कृष्टता अर्जित गुण न होकर प्राय प्रकृति की देन होती है। प्राय अक्सर वह प्रकृति की देन होती है। क्या बोला जा रहा है कि अगर काव्य में विचारों का उदात्त होना आवश्यक है क्योंकि विचारों की उत्कृष्टता अर्जित गुण न होकर अक्सर प्रकृति की देन होती है, ठीक है। जो विचारों की जो उत्कृष्टता है ना, अगर अच्छे विचार, बहुत सर्वोच्च विचार कोई प्रकट कर रहा है काव्य में, तो वो अर्जित गुण नहीं है, बल्कि वो तो प्रकृति की ही देन है, यही कहा जा रहा है यहाँ पर। लोजाइनस ने पाश्चात्य आलोचना में किसकी प्रतिष्ठा की? ठीक है, तो लोजाइनस ने पाश्चात्य आलोचना में सर्वप्रथम रोमांसवाद की प्रतिष्ठा अपनी पुस्तक ऑन दी सबलाइम में की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ऑन दी सबलाइम उनकी पुस्तक है, रोमांसवाद की प्रतिष्ठा उन्होंने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक इसी ऑन दी सबलाइम में की थी। अगला प्रश्न, भगीरथ दीक्षित के अनुसार उदात्त के 5 स्रोत कौन से? ये प्रश्न साथियों लेक्चरर कैडर में पूछा गया था। अभी जितने भी लोजाइनस से संबंधित प्रश्न आए हैं जहाँ से, ठीक है, ये सारे आप वेरी इंपॉर्टेंट श्रेणी में डालिए, भगीरथ दीक्षित का भी, ठीक है। तो 5 स्रोत माने जाते हैं, ओके, उदात्त के 5 भाग, जो 5 स्रोत माने जाते हैं, कौन कौन से हैं? वस्तुबोध या विचार की भव्यता, वस्तुबोध भी लिख सकते हैं, विचार की भव्यता जो पहला स्रोत। दूसरा है भाव की उत्कटता और घनता। तीसरा है अलंकारों का उचित प्रयोग। चौथा है शब्द शिल्प की उदात्तता। और पांचवा है शब्द व्यवस्था की उत्कृष्टता। ये आप लिख लीजिए, ठीक है। ये लेक्चर कैडर में प्रश्न आया था कि उन्होंने लोजाइनस ने उदात्त के कितने स्रोत माने हैं, तो 5 हैं, ओके। ये पिछला जो 2016 में लेक्चर कैडर का एग्जाम हो उसमें हिंदी लेक्चर कैडर।
अगला प्रश्न साथियों, लोजाइनस के अनुसार उदात्तता के बाहरी तत्व क्या है? ठीक है, बाह्य तत्व जिसे बाहरी तत्व कहते हैं। तो पहला, 3 तत्व साथी माने जाते हैं, माफ़ करेगा 4। ठीक है, समुचित अलंकार योजना, दूसरा है गरिमा में अभिव्यक्ति, भाव्य भाषा और भव्य भाषा के उपरांत है कल्पना तत्व। ठीक है, ये 4 बाह्य तत्व उनके माने गए। आगे साथी ड्राइडन। ठीक है, ड्राइडन भी इम्पोर्टेंट समीक्षक हैं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत में। तो ड्राइडन कौन थे, उनकी रचना या उनकी प्रथम रचना कौन सी है? तो ड्राइडन अंग्रेजी समीक्षक हैं। ठीक है, उनकी पहली रचना ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोइट्री क्या है? ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोइट्री, जो सन 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ओके, आगे है 18वां प्रश्न। तो ये प्रश्न है, ड्राइडन ने काव्य की क्या परिभाषा दी कि काव्य क्या है? ड्राइडन के अनुसार, उत्तर पढ़ रहा हूँ, ड्राइडन के अनुसार काव्य मानव प्रकृति की यथार्थ, मतलब असली, यथार्थ क्या है? असली। तो क्या कह रहा है? मानव प्रकृति, प्रकृति साथियों वो नेचर की बात नहीं हो रही, जहाँ पर मानवीय स्वभाव, नेचर, मानव ह्यूमन नेचर होता है ना, उसकी बात हो रही। तो ड्राइडन के अनुसार काव्य मानव प्रकृति की यथार्थ सप्राण मानसिकता है, जो मानव जाति को आनंद और शिक्षा प्रदान करने के निमित्त उसके भावों, मनस्थितियों तथा भाग्य परिवर्तनों को प्रस्तुत करता है। बहुत अच्छी परिभाषा उन्होंने दी है। अच्छा, अभी मैंने वर्ड्सवर्थ का नाम भी लिया था पीछे कुछ समय पहले इसी वीडियो में। तो वर्ड्सवर्थ कौन थे? उन्होंने काव्य की क्या विशेषता बताई? तो वर्ड्सवर्थ 19वीं शताब्दी के प्रमुख समीक्षकों में से एक थे। उन्होंने भावों को प्रभावित करने की शक्ति को काव्य की विशेषता कहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। और जो ऊपर वाला पढ़ा हमने ड्राइडन के, दोनों ही प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, और ये वाला लोजाइनस वाला, ठीक है, ये वाला भी बाहर। ओके साथियों, तो वर्ड्सवर्थ के बारे में हम पढ़ रहे थे कि वो एक प्रमुख समीक्षकों में से एक हैं, जो कि 19वीं शताब्दी 1800 से लेकर 1900 के बीच के कवि हैं। और उन्होंने भावों को प्रभावित, इमोशंस को प्रभावित करने की शक्ति को काव्य की विशेषता बताया। और बहुत काल्पनिक कवि माने जाते हैं, नेचर के कवि भी माने जाते हैं। और यही बात का प्लेटो को खटकती थी कि लोग उसी काव्य को समर्थन क्यों नहीं देते हैं जो समाज के काम आए। ठीक है, तो वो नेचर नूचर को कुछ नहीं मानते थे प्लेटो। तो वर्ड्सवर्थ बहुत महत्व देते हैं। आगे साथी, वर्ड्सवर्थ के अनुसार काव्य भाषा कैसी होनी चाहिए? वर्ड्सवर्थ की मान्यता थी, उत्तर पढ़ रहा हूँ, वर्ड्सवर्थ की मान्यता थी कि कविता की भाषा मनुष्य की वास्तविक भाषा होनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं वो? कविता की भाषा मनुष्य की वास्तविक भाषा होनी चाहिए, अर्थात काव्य की भाषा जन साधारण की भाषा होनी चाहिए। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट धारणा है, ठीक है, इसको भी लिख लीजिएगा। आगे साथियों, अगला प्रश्न है, वर्ड्सवर्थ कविता को क्या मानते हैं? वर्ड्सवर्थ कविता को तीव्रतम भावावेग का उच्छलन मानते हैं, और यह नित्य सनातन सत्य है कि भावावेग के समय हृदय से जो भाषा निष्पन्न या उत्पन्न होती है, उसमें स्वाभाविकता, सरलता, साजीवता होती है। तो जैसे कि भावों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, तो वर्ड्सवर्थ ने फिर से वही कहा कि कविता को तीव्र, मतलब तेज, तीव्रतम भावावेग, भाव आवेग का उच्छलन माना है उन्होंने। बहुत तेजी से हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं, यह नित्य सनातन सत्य है, और यही भाव सत्य है। उन्होंने कहा यही भाव जो उत्पन्न होते हैं, वे यही भाव सत्य भी हैं। ठीक है, भावावेग के समय जिस प्रकार भाव जब उत्पन्न होते हैं, ठीक है, जब भी कोई हम डिसीजन लेते हैं तो कोई ना कोई इमोशन चल रहा होता है। ठीक है, उसके उसी के समय हृदय से जो भाषा उत्पन्न होती है, उसमें स्वाभाविकता, सरलता, साजीवता होती है। ठीक है, जब कोई कवि कविता लिख रहा होता है, उसके अंदर की जो इमोशन है, उसी से हृदय की भाषा निष्पन्न होती है। चाहे वो क्रोध से भरी हुई कोई कविता लिख रहा है, चाहे कोई
हास्य कविता लिख रहा है, चाहे वो प्रकृति से संबंधित। ठीक है, आगे साथियों, आगे हम पढ़ेंगे 22वां प्रश्न, आलोचक रूप में कोलरिज की विशेषता क्या है। तो आलोचक रूप में कोलरिज की विशेषता, ये उत्तर पढ़ेंगे साथियों। अंग्रेजी साहित्य और संभवतः संसार के साहित्य में कोलरिज पहले आलोचक थे जिन्होंने साहित्यिक आलोचना का आधार दर्शन शास्त्र को स्वीकार किया। आलोचक के रूप में क्या विशेषता है, तो ये विशेषता है कि उन्होंने मतलब साहित्य में पहली बार कोई ऐसा विद्वान हुआ, लेखक हुआ, कवि हुआ जो दर्शन शास्त्र को बहुत महत्व दिया जिसने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं रखूंगा इसको ही वेरी इंपॉर्टेंट श्रेणी में। ओके, 23वां प्रश्न है, कोलरिज कोलरिज द्वारा प्रस्तुत काव्य सिद्धांत क्या है। कोलरिज द्वारा प्रस्तुत काव्य सिद्धांत, तो कोलरिज के काव्य सिद्धांत के अनुसार जीवन और काव्य में विशेष स्थान वस्तुतः एक दूसरे से अलग नहीं है। क्या बोल रहे हैं वो कि कल्पना सिद्धांत के बारे में उन्होंने क्या कहा। साथियों, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कल्पना सिद्धांत किसने थे, तो वो एस टी कोलरिज थे। ठीक है, कोलरिज ने कल्पना सिद्धांत दिया। तो कल्पना सिद्धांत के बारे में इसके परिप्रेक्ष्य में क्या बोल रहे हैं कि कल्पना सिद्धांत के अनुसार जीवन और काव्य में विशेष स्थान वस्तुतः एक दूसरे से अलग नहीं, मतलब जीवन और काव्य दोनों एक दूसरे के साथ संबंधित हैं। हम पूरे जगत का ज्ञान और उसकी रचना कल्पना द्वारा प्राप्त करते हैं। तो यही कल्पना से ही तो काव्य रचे जाते हैं साथियों। ठीक है, आज हम 25 प्रश्न करेंगे। ओके, बाकी अगली वीडियो में। 24वां प्रश्न, कोलरिज के अनुसार ललित कल्पना क्या है। ललित कल्पना या फैंसी, जिसे फैंटेसी बोलते हैं, फैंसी नहीं साथियों, एक शब्द आता है फैंटेसी। मुक्तिबोध ने ऐसी ही कल्पना से संबंधित रचनाएं कि अंधेरे में जो है। ठीक है, फैंटेसी, फैंटेसी शब्द का प्रयोग। ललित कल्पना या फैंटेसी एक ऐसी शक्ति है जो प्रत्ययों का संश्लेषण तो करती है, लेकिन यह संश्लेषण रचनात्मक नहीं होता, जड़ एवं विसंख्य होता है, मतलब बिखरा हुआ होता है। ओके, तो उन्होंने कहा कि जो कल्पना है या ललित कल्पना है, फैंटेसी है, ये एक ऐसी शक्ति है जो प्रत्ययों का संश्लेषण तो करती है, लेकिन रचनात्मक ये संश्लेषण रचनात्मक नहीं होता, मतलब इसमें क्रिएटिविटी की कमी होती है। जो क्रिएटिव रचनाएं नहीं होती, कविताएं नहीं होती है, वही ललित कल्पना से संबंधित होती हैं। ठीक है, आगे मैथ्यू अर्नोल्ड से प्रश्न शुरू हो रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रचनाकार है साथियों। मैथ्यू अर्नोल्ड को किसका प्रवर्तक माना जाता है। मस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ऊपर वाला भी और ये भी। 25 प्रश्न करेंगे इस वीडियो में, अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। तो मैथ्यू अर्नोल्ड को किसका प्रवर्तक माना जाता है, उन्होंने अपना साहित्यिक जीवन किस रूप से आरंभ किया। तो मैथ्यू अर्नोल्ड को अंग्रेजी आलोचना का प्रवर्तक माना जाता है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट श्रेणी में रखूंगा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि मैथ्यू अर्नोल्ड को अंग्रेजी आलोचना का प्रवर्तक माना जाता है। जिस प्रकार संत काव्य का प्रवर्तक कबीर को माना गया है, सूफी काव्य का प्रवर्तक जायसी को, कृष्ण काव्य का सूरदास को, राम काव्य का तुलसीदास को, उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा की जो आलोचना या अंग्रेजी आलोचना का प्रवर्तक मैथ्यू अर्नोल्ड को माना गया है। उन्हें अपना साहित्य जीवन कवि के रूप में आरंभ किया। ठीक है, तो कवि के रूप में उन्होंने अपना साहित्यिक जीवन आरंभ किया। इस वीडियो में साथियों इतना ही, बाकी सारे प्रश्न जो हम अगली वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। अभी भी आपको बताऊं साथियों, तो 50 से ज़्यादा प्रश्न पेंडिंग है। इसी तरह से वन लाइनर प्रश्न आपके लिए लाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न भी आपके सामने रखेंगे। पाश्चात्य काव्य सिद्धांत से संबंधित अभी हमने मार्क्सवाद भी करवाना है, औचित्य सिद्धांत भी कराना है, बिल्कुल डिटेल से, मतलब जितना संक्षिप्त पेपर में आने की जितनी संभावना रहती है उतना ही करवाएंगे। और जो पीडीएफ आपको 2 दिन बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।